तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सुराग है बैंकिंग की दुनिया से। सवाल था कि आरबीआई ने 20 रुपए का नोट कब जारी किया। ये तो एकदम सीधा फैक्ट वाला सवाल लगता है। ऊपर से तो लगता है इसका सही जवाब है 1972। 1972, ठीक है। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। सोचिए 1972 ही क्यों? 70 का दशक वो समय था जब आरबीआई करेंसी के डिजाइन और थीम में बड़े बदलाव ला रहा था। अच्छा। औद्योगिक प्रगति को दर्शाने की एक कोशिश थी। मतलब ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस दौर की आर्थिक सोच का एक प्रतीक है। वाह, मतलब सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। चलिए अब कला और संस्कृति की ओर बढ़ते हैं। एक शब्द आया थिरुकुथु। थेरुकुथु। ये किस राज्य से जुड़ा है? थेरुकुथु तो संबंध है तमिलनाडु से। इसका शाब्दिक अर्थ है गली का नाटक। गली का नाटक। हाँ, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि गांव में महाभारत और रामायण की कहानियों को सुनाने और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। मतलब अब परीक्षक सिर्फ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, और ये बात अगले सवाल से और भी पक्की हो जाती है। अच्छा, कौन सा? पूछा गया है कि सांझा लोकगीत किस क्षेत्र का है। सांझा, ये मैंने पहली बार सुना है। ये मालवा क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। अच्छा। और ये गीत असल में एक त्योहार का हिस्सा है जिसे कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए गाती हैं। इसमें गोबर और फूलों से दीवारों पर कलाकृतियां भी बनाई जाती हैं। देखिए कितना लोकलाइज्ड और सांस्कृतिक रूप से गहरा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब इतिहास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, 1857 की क्रांति के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का क्या हुआ? उन्हें निर्वासित करके रंगून यानी आज का जो म्यांमार है वहां भेज दिया गया था। और ये सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, ये भारत में 300 साल से भी ज्यादा पुराने मुगल साम्राज्य का एक औपचारिक और दुखद अंत था। हाँ, 1857 के परिणामों में ये सबसे बड़ा सिंबॉलिक नतीजा था। सही कहा। अब भूगोल का एक क्लासिक सवाल, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो लंबी घाटियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें दून कहा जाता है। दून। हाँ, इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि जैसे पहाड़ों की दो लहरें चल रही हों। एक ऊंची लहर यानी लेसर हिमालय और उसके ठीक सामने एक छोटी लहर यानी शिवालिक। ठीक है। तो इनके बीच की जो लंबी, चौड़ी और सपाट घाटी बनती है वही दून है। देहरादून इसका सबसे सटीक उदाहरण है। अच्छा, देहरादून शहर पूरी तरह से एक दून में बसा हुआ है। बिल्कुल। ये विजुअल तरीका इसे हमेशा के लिए याद करा देगा। अच्छा, इस सेक्शन का आखिरी सवाल, महालाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई? ये व्यवस्था 1822 में शुरू हुई। 1822? हाँ, ये ब्रिटिश भू राजस्व की 3 बड़ी व्यवस्थाओं में से एक थी। इसको आसान भाषा में समझें तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार टैक्स देता था, रैयतवाड़ी में किसान सीधे टैक्स देता था और महलवाड़ी में पूरा का पूरा गांव या महल मिलके टैक्स चुकाता था। अच्छा, तो ये तीनों के बीच का बुनियादी अंतर है जो सबको पता होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सवाल अक्सर तुलनात्मक रूप से आते हैं। सिर्फ परिभाषा रटना काफी नहीं होगा। सही बात है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प सवालों की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत से एक सवाल था, दिल्ली सल्तनत में कृषि कर खराज का आधार क्या था? खराज जो था वो उत्पादन का हिस्सा हुआ करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उत्पादन का हिस्सा मतलब? इसका मतलब ये कोई तय रकम नहीं थी। अच्छा। कि जैसे हर साल 100 सिक्के देने। अच्छा। बल्कि जितनी फसल होगी उसी का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 1/3 या अलाउद्दीन खिलजी के समय में आधा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। तो ये व्यवस्था उत्पादन पर आधारित थी। हाँ, जो सैद्धांतिक रूप से किसानों के लिए ज्यादा तार्किक थी। अगला सवाल एक ऐसे उत्सव का है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत छाया रहता है। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये तो गुजरात के कच्छ के सफेद रेगिस्तान में मनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये असल में गुजरात टूरिज्म का एक बहुत सफल प्रयोग है जिसने एक बंजर समझे जाने वाले इलाके को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। अच्छा, तो ये एक तरह से इकोनॉमिक्स मीट कल्चर का उदाहरण है। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि एक सफल आर्थिक मॉडल भी है। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प भौगोलिक सवाल बताइए। भारत के सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी छोर गुजरात के सूर्योदय में कितना अंतर है? हाँ, ये सवाल हमेशा दिमाग घुमा देता है। इसका जवाब है लगभग 2 घंटे। और इसके पीछे का गणित बहुत सरल है। कैसे? देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में
360 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, कच्छ से लेकर अरुणाचल तक। तो 30 डिग्री का मतलब हुआ ठीक 2 घंटे का अंतर। अच्छा, इसीलिए जब अरुणाचल में सूरज उग रहा होता है, गुजरात में अभी भी अंधेरा होता है। बिल्कुल। अब विज्ञान से एक बहुत ही सीधा सवाल आया, श्वसन यानी इनहलेशन का क्या मतलब है? इसका तो सरल सा मतलब है सांस अंदर लेना। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी परीक्षा में ऐसे सीधे सवाल भी आते हैं ताकि ये परखा जा सके कि परीक्षार्थी की बुनियादी अवधारणाएं स्पष्ट हैं या नहीं। ये एक तरह का बोनस प्रश्न था। हाँ, कुछ सवाल तो आसान होने ही चाहिए। अब आप इस इतिहास में चलते हैं, चोल साम्राज्य की ओर। चोल अभिलेखों में वेट्टी कर का क्या मतलब था? वेट्टी ये एक बहुत ही अलग तरह का कर था। ये नकद में नहीं बल्कि जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था। फोर्स्ड लेबर मतलब बेगारी? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि लोगों से राजा या गांव के लिए बिना कोई मजदूरी दिए काम करवाया जाता था। ये उस समय के समाज की एक सच्चाई को दिखाता है। किताबों और लेखकों से भी कुछ सवाल थे। एक नाम है रायट और नॉवल। ये टाइटल ही काफी प्रोवोकेटिंग है। इसके पीछे कौन है? इस उपन्यास के लेखक शशि थरूर हैं। अच्छा, शशि थरूर। हाँ, जो राजनीति और साहित्य दोनों दुनिया में सक्रिय हैं। उनकी किताबें और उनकी शब्दावली अक्सर चर्चा में रहती हैं, तो उन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और राजनीति की बात करें तो अगला सवाल सीधे संविधान से ही जुड़ा था। भारतीय संविधान का भाग IXA किससे संबंधित है? संविधान का भाग IXA नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज से संबंधित है। म्यूनिसिपैलिटीज? जी। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। जैसे भाग 9 पंचायतों को शक्ति देता है, वैसे ही भाग 9A शहरों के स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, समझ गया। अगला सवाल फिर से कला पर है। चेन्नई की पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? इसका जवाब है तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग? हाँ, ये दक्षिण भारत की एक बहुत ही भव्य कला है। इसकी खासियत यह है कि इसमें चमकीले रंगों के साथ साथ असली सोने की पत्ती और कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। ओह वाह! जिससे पेंटिंग में एक 3D जैसा प्रभाव आता है। अब एक सवाल बौद्ध धर्म से। जी। गौतम बुद्ध ने किस उम्र में घर छोड़ा था? उन्होंने 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में अपना राजपाट, परिवार सब छोड़ दिया था। 29 की उम्र में? हाँ, और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। एक और सवाल है, देव दीपावली का संबंध किससे है? नोट्स में इसका जवाब भगवान महावीर दिया गया है। हाँ, ये एक दिलचस्प जानकारी है। आमतौर पर देव दीपावली को वाराणसी में गंगा के घाटों पर मनाए जाने वाले उत्सव से जोड़ा जाता है। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को? बिल्कुल, लेकिन जैन परंपरा में भी इसका महत्व है, जिसे भगवान महावीर के निर्वाण से जोड़ा जाता है। अच्छा, तो एक ही त्योहार की अलग-अलग परंपराओं में अलग-अलग मान्यताएं हो सकती हैं। जी। एक और लोक नृत्य का सवाल है, राई बेंसे किस राज्य का है? ये पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का? हाँ, ये असल में एक मार्शल डांस फॉर्म है जिसमें पुरुष नर्तक शारीरिक शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। एक मिनट, ये तीसरा सवाल है जो लोक कला पर आया है। पहले तमिलनाडु का थिरुकुत्थु, फिर मालवा का सांझा गीत और अब बंगाल का राईबेन से नृत्य। तो हमारे सुनने वालों के लिए एक पैटर्न साफ उभर रहा है। आर्ट एंड कल्चर में स्टैटिक जीके का फोकस अब रीजनल और लेसर नोन फॉर्म्स पर ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा। अब सिर्फ कथक, भरतनाट्यम या बड़े स्मारकों से काम नहीं चलेगा। पेपर बनाने वाले अब भारत की सांस्कृतिक विविधता की गहराई में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल। चलिए अब अर्थशास्त्र और किताबों से जुड़े कुछ और सवालों पर आते हैं। एक सवाल था भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। हाँ, BOP। पूछा गया था कि ये किस खाते से संबंधित था? सवाल चालू खाता यानी करंट अकाउंट से था। BOP को आसान भाषा में समझें तो ये एक देश का बाकी दुनिया के साथ हुए सभी वित्तीय लेन देन का हिसाब है। ठीक है। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता एक तरह से देश की महीने की आमदनी और खर्चे जैसा है। अब थोड़ा प्राचीन इतिहास की तरफ चलते हैं। वंजी किस वंश की राजधानी थी? वंजी चेर वंश की राजधानी थी। यह प्राचीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, संगम काल का हिस्सा। परीक्षार्थियों के लिए यह एक स्टैंडर्ड टिप है कि चोल,
चेर और पांड्य, इन तीनों राजवंशों की राजधानियां और उनके प्रमुख बंदरगाह हमेशा याद रखें। सही बात है। विज्ञान से एक और सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यह शुक्र यानी वीनस ग्रह है। और ये सबसे चमकीला क्यों है? ये इसलिए क्योंकि इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से ढका हुआ है। यह एक विशाल शीशे की तरह सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। अच्छा, तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है, सिर्फ एक तथ्य नहीं। एक और प्रभावशाली किताब का नाम आया, द राइट्स ऑफ मैन। इसके लेखक कौन है? इस बहुत ही प्रभावशाली किताब को थॉमस पेन ने लिखा था। थॉमस पेन। हाँ, 1791 में प्रकाशित हुई थी और यह फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का एक शक्तिशाली बचाव था। इसने दुनिया भर में राजनीतिक विचारों पर गहरा असर डाला। और 22वां सवाल एक संस्मरण यानी मेमोयर के बारे में है, जोसेफ एंटोन। ये किसने लिखा है? इसके लेखक सलमान रुश्दी हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण किताब है। अच्छा। इसमें उन्होंने द सैटेनिक वर्सेस के बाद जारी फतवे के दौरान छिपकर बिताए गए अपने जीवन के बारे में लिखा है। जोसेफ एंटोन उनका छद्म नाम था। वाह, ये तो बहुत ही गहरी जानकारी है। अब कुछ विविध प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल सोरठी नृत्य से जुड़ा था। हाँ, हालांकि पूरा सवाल क्या था ये साफ नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख होना ही ये बताता है कि तैयारी को और कितना गहरा करने की जरूरत है। ये कहाँ का है वैसे? सोरठी बिहार के कुछ हिस्सों का एक लोक नाट्य है। इसका मतलब परीक्षक अब उन कलाओं को भी ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा मुख्य धारा में नहीं है। भूगोल से एक और सवाल, उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल पाई जाती है। अलूवियल सॉइल। हाँ, ये मिट्टी हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है, बहुत उपजाऊ होती है और भारत के कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। और एक बहुत ही रोचक सवाल, थिएटर या ऑडिटोरियम की छत घुमावदार क्यों होती है? ये ध्वनि के परावर्तन यानी साउंड रिफ्लेक्शन के लिए होता है। अच्छा, साउंड रिफ्लेक्शन के लिए? हाँ, अगर छत सपाट होती तो आवाज सीधे नीचे टकराकर गूंज पैदा करती, लेकिन घुमावदार छत आवाज की तरंगों को धीरे धीरे और समान रूप से पूरे हॉल में फैला देती है, ताकि हर कोने में बैठे दर्शक तक आवाज साफ साफ पहुंचे। बिल्कुल, ये अकोस्टिक्स का एक बहुत चतुर सिद्धांत है। इन 25 सवालों के अलावा नोट्स में कुछ और टॉपिक्स का भी जिक्र है, जैसे कुंभी नृत्य, राठवा नृत्य और लेडीज टेलर नाम की एक किताब। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक्स उस समय चर्चा में रहे होंगे। कुंभी गोवा का एक आदिवासी नृत्य है, राठवा गुजरात का, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए इन पर भी एक नजर डाल लेना फायदेमंद हो सकता है। नोट्स में जीके एक्स्ट्रा नाम से 2 और बिंदु हैं, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सरफेसी अधिनियम। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पंचमहल मुगल वास्तुकला और बौद्ध विहारों की शैली का एक अनूठा मिश्रण है। और सरफेसी अधिनियम? इसे आसान भाषा में समझें तो ये बैंकों के लिए एक ब्रह्मास्त्र जैसा है। ब्रह्मास्त्र? हाँ, 2002 से पहले अगर कोई बड़ा लोन नहीं चुकाता था तो बैंकों को सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। इस कानून में बैंकों को ये ताकत दी कि वे बिना कोर्ट जाए सीधे गिरवी रखी संपत्ति पर कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे एनपीए की वसूली बहुत तेज हो गई? बहुत तेज। ये ब्रह्मास्त्र वाली एनालॉजी इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, अब जल्दी से इंग्लिश के सेक्शन पर एक नजर डालते हैं। अरोमा का सिनोनिम पूछा गया था। इसका सिनोनिम होगा फ्रेग्रेंस या सेंट। तीनों का ही मतलब होता है सुगंध या अच्छी महक। ठीक है। एरिस्टोक्रेसी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? एरिस्टोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय नोबिलिटी, यानी कुलीन वर्ग या समाज के सबसे ऊंचे और श्रेष्ठ माने जाने वाले लोगों का शासन। और इसी के साथ मोनार्की का भी मतलब पूछा गया। मोनार्की का मतलब है रूल बाय किंग और क्वीन, यानी राजा या रानी का शासन। ये दोनों शब्द अक्सर एक साथ आते हैं ताकि परीक्षार्थी इनके बीच का बारीक अंतर समझता है या नहीं या परखा जा सके। ब्रिस्क का एंटोनिम क्या था? ब्रिस्क का मतलब होता है तेज या फुर्तीला, जैसे अ ब्रिस्क वॉक। तो इसका उल्टा होगा स्लो या लेजी, यानी धीमा या सुस्त। और अंत में एक ईडियम था, कास्ट द पर्ल बिफोर स्वाइन। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ, बिल्कुल। इसका सार यही है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई कीमती चीज या सलाह देना जो उसकी कद्र न कर सके। तो कुल मिलाकर इस परीक्षा का स्तर कैसा था? नोट्स के हिसाब से रीजनिंग और मैथ्स तो आसान थे,
हाँ, वे स्कोरिंग सेक्शन रहे होंगे, पर इंग्लिश का पैसेज थोड़ा मुश्किल था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीके जीएस में करंट अफेयर्स की जगह स्टैटिक जीके का दबदबा था। और टॉपिक वेटेज की बात करें तो पॉलिटी से 1, साइंस से 2 और हिस्ट्री से 2-3 सवाल आए थे। ये विश्लेषण दिखाता है कि हिस्ट्री और साइंस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और इतिहास में भी तीनों खंडों से प्रश्न थे, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में एक रिवीजन मंत्र दिया गया है, स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर पर फोकस करें। ये आज की बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ है। इस विश्लेषण से यह साफ है कि परीक्षा का झुकाव करंट अफेयर्स से हटकर पारंपरिक यानी स्टैटिक जीके की तरफ बढ़ रहा है। तथ्यों, तारीखों, कला रूपों और ऐतिहासिक घटनाओं की गहरी समझ सफलता के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। ज्ञान का टेस्ट नहीं, बल्कि क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा का टेस्ट बन रही हैं। क्या वे ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रही हैं जो सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि अपने देश की सांस्कृतिक जड़ों को सच में जानने की कोशिश करते हैं? इस पर जरूर सोचेगा।